हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि इस चैप्टर से आपका पार्ट 8 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पार्ट 9 को देखेंगे। और मैंने पिछले क्लास में पाइथागोरस का प्रमेय को प्रूफ किया था और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने सारे प्रश्न को बताया था। और आज हम लोग जो प्रमेय प्रूफ करने वाले हैं वो पाइथागोरस का मतलब विलोम कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस प्रमेय को कैसे प्रूफ किया जाए। और कल का प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के मतलब जो शेष जो भुजा बच जाते हैं उनके दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वो कल का जो प्रमेय था वो प्रमेय आपका था वो पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन ये प्रमेय क्या कहता है कि नहीं, इस पर क्या करना है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग और जो दो शेष भुजा बच गए हैं उन दोनों का वर्गों का योग का वो बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको आइए थोड़ा देखते हैं। लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के क्या है, बराबर है। तो आपको जो प्रूफ करना है कि जो सामने वाला जो कोण होगा, जो जो उसमें सबसे बड़ी होगी भुजा होगी, उसमें जो सबसे बड़ा कोण होगा वो आपका समकोण होगा। आज हमको यही प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए। तो पहले हम जो देखते हैं, पहले क्या दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज मान लेते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है ये हो गया, ये मान लेते हैं ए हो गया, ये क्या हो गया बी और ये सी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हल करते हैं। लिखेंगे माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है जिसकी सबसे बड़ी भुजा, जिसमें जिसमें सबसे बड़ी भुजा, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी है। ठीक है, एसी है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो एसी होगा इसके सामने वाला जो कोण बनेगा वो समकोण होगा। ठीक है, तो पहले बस यही दिया है और प्रश्न में दिया है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा इसका स्क्वायर और जो दो शेष भुजा बच जाएंगे इन दोनों के स्क्वायर के योग के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम रचना में चलते हैं। रचना क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा रचना देखते हैं। रचना में हम अलग सा एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या करते हैं, अलग सा एक ट्रायंगल बनाते हैं। मैंने रचना में एक ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया, ट्रायंगल। इसका नाम रख देते हैं कि एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, पी क्यू और क्या आर। और जो क्यू है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। मैंने रचना में किया, हम मान लेते हैं यहां से रचना में हमने क्या किया कि पी क्यू आर नहीं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे जो बड़ी भुजा होगी वैसी है। और यहाँ पर जो दिया था ए बी का स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी का स्क्वायर। क्या है, बी सी का स्क्वायर। रचना में क्या है कि त्रिभुज जो पी क्यू आर है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कोण क्यू है वो क्या है, 90 डिग्री है। और जो और इसमें हमने क्या लेट किया कि जितना पी क्यू होगा उतना आपका ए बी होगा और जितना आपका क्यू आर है उतना आपका बी सी है। क्या है, बी सी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप में यही चीज को दिया गया है। इसमें त्रिभुज पी क्यू आर और कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर ए बी, मतलब ये चीज दिया हुआ है।
तो आपको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि जो सबको जो इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी जो भुजा है मतलब AC है, इस भुजा के जो सम्मुख्य कोण जो बन रहे हैं वो कोण जो होगा वो कितना होगा, समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। आइए आइए थोड़ा सा हम इसको प्रूफ करते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि जितना आपका कोण B है वो कितना आपका है, ये प्रूफ करना है 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है, मतलब अर्थात वो समकोण है। एक 90 डिग्री को एक समकोण कहा जाता है, दो 90 डिग्री को दो समकोण, या उसे एक ऋजु कोण भी कहा जाएगा। आइए तो प्रमाण में क्या करते हैं जरा समझिएगा, प्रमाण में क्या करेंगे, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण में करते हैं क्या कि त्रिभुज त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जहां Q बराबर क्या है 90 डिग्री, ये कहां से हमने लिखा है, रचना से, कहां से लिखा है, रचना से लिखा है, मतलब विथ कंस्ट्रक्शन से हमने किया है। आपको भी पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री होता है, अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो जो उसका प्रमेय लगता है उसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें जो प्रमेय लगेगा हम लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम या PT लिख देते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी क्या होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी क्या होगी, PR होगी, PR मतलब कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा। और उसके बाद क्या होगी, PQ का स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, QR का स्क्वायर, क्या है, QR का स्क्वायर, समझिएगा बात को, ठीक है ना। अब हमने क्या लिखा कि यहाँ पर जो लिखा है PR लिखा है, PR का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अभी हम रचना में देखेंगे कि जितना PQ था उतना क्या था, AB था, क्या था, AB था, और जितना QR था उतना क्या था, BC था, ठीक है ना। ये हमने जो लिखा है हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि PQ बराबर क्या, AB, और एंड और दिखा सकते हैं कि QR बराबर क्या, BC। मतलब ये जो हम चीज लिखे हैं ये कहाँ से लिखे हैं, तो रचना से लिखे हैं, ये आप दिखा सकते हैं, हमने लिखा है। तो ये प्रश्न में जो ये जो था इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग समीकरण संख्या क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में हम क्या एनालाइज करते हैं, हमें देखने को क्या मिलता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ भी है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 में देखते हैं AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है, PR स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण समीकरण 1, समीकरण 1 और समीकरण क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, ठीक है, ध्यान से थोड़ा देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है, थोड़ा सा हम इस चीज को देखेंगे कि समीकरण 1 में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये समीकरण 1 में था, समीकरण 2 में क्या था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब हमने क्या देखा कि इसको थोड़ा सा हम दूसरा कलर से आपको हम समझाते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इस कलर को चेंज कर देते हैं, हाँ, इस कलर में देते हैं जी कलर, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में ये जो इतना है और समीकरण 2 में ये भी क्या है, इतना है। मतलब आपने क्या देखा कि जो हमने यहाँ से जो किया है, हमने यहाँ से जो किया इतना और यहाँ से ये किया है, तो आपने क्या एनालिसिस किया कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप समझो कि जब ये दोनों आपस में बराबर हुआ तो यहाँ पर जितना AC स्क्वायर था उतना ही आपका क्या बन जाएगा, PR स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, PR स्क्वायर। और आपको पता है बच्चा कि जब दोनों वर्ग आपस में बराबर होता है तो ये AC बराबर क्या बन जाएगा, PR बन जाएगा। मतलब अभी हमको क्या पता चला कि जितना AC था उतना क्या था, PR था। तो अब हम क्या लिखेंगे, जरा समझिएगा बात को। अब हम लिखेंगे, थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, यहाँ लिखेंगे। अब हम दिखाएंगे क्या कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और क्या, त्रिभुज PQR। कौन सा त्रिभुज, PQR। तो आपने क्या देखा कि इस त्रिभुज में जितना AC है उतना ही क्या है, PR है, ठीक है ना।
ये अभी हमने जैसे जस्ट अभी इसको प्रूफ किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और रचना में क्या दिया था कि जितना तुम्हारा ए बी होगा उतना ही तुम्हारा पी क्यू होगा, ठीक है ना। और जितना आपका बी सी होगा उतना ही आपका क्या होगा, क्यू बार होगा। क्या होगा, क्यू बार होगा। ये जो दो चीज लिखा है हमने, ये कहाँ से लिखा है, रचना से लिखा है, रचना से लिखा है। तो आपने क्या देखा कि अगर किसी भी त्रिभुज में, आपने भी क्या देखा कि यदि किसी भी त्रिभुज में जब सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है तो एक क्राइटेरिया होता है भुजा 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 कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होने का 5 शर्त होता है और सिमिलर होने का 3 शर्त होता है। तो अभी आपने क्या देखा, भुजा भुजा भुजा, तो हम लिखेंगे भुजा 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 की क्या, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। और मैंने एक नोट लिखा हुआ था कि अगर जो फिगर सर्वांगसम होता है, यानी दो फिगर कॉन्ग्रेंट होता है, तो वो फिगर सेम टू सेम क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन जो फिगर सिमिलर होगा वो फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो एस एस की सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता से तो आपका ये जो दोनों त्रिभुज था, मतलब कौन सा त्रिभुज, मतलब त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, कौन सा त्रिभुज ए बी सी, और सर्वांगसम कौन सा त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम का एक हमने नियम बताया था क्या, कि उसका उसका जो संगत जो कोण होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस हमारा जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्वांगसम फिगर होता है वो आपस में ओवरलैपिंग करता है, मतलब एक दूसरे को ढकता है। अगर हम आपको बोलें कि अगर मेरे पास एक रिमोट ये है, मानते हैं एक रिमोट ये है और एक रिमोट ये है, क्या ये दोनों सर्वांगसम है, नहीं ये सर्वांगसम नहीं है। ये क्या है, इसे समरूप भी हम नहीं कह सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं जनरली, क्योंकि ये दोनों फिगर ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो आप अभी देख सकते हैं कि इसमें जितना कोण बी होगा उतना ही कोण क्या होगा, क्यू होगा। क्या होगा, क्यू, ठीक है ना। मैं कहाँ से लिखा, तो लिख सकते हैं सीपी सीटी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, माने संगत जितने भी भाग होंगे और जो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यही हमारा सिमिलर होता तो सी की जगह हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। तो कोण बी और जितना मतलब कोण क्यू हमने कितना माना था, 90 डिग्री। और ये बच्चा यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि आपको प्रूफ कीजिए कि जो कोण बी है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वो देख सकते हैं आराम से। तो हमें आशा और विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग आसानी से क्या किए होंगे, समझ लिए होंगे। तो आपको प्रश्न को जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी कथन होता है, उस कथन को मतलब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा उस पर समय देते हैं, धैर्य रखते हैं कि हमें कौन सा थ्योरम पूछा गया है, कौन सा प्रमेय पूछा गया है। अब देखो, अब तो मान लो कि अब हमें एग्जाम में अगर आ जाए, अब आपको पता ही नहीं है कि ये थेल्स का, सॉरी, ये पाइथागोरस का विलोम है या पाइथागोरस है। तो आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, लिखा है क्या, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक ना, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है खिड़की, आप जनरली आप देखे होंगे आपके घर में भी जो सीढ़ी होते हैं, वो सीढ़ी का जो शेप होता है वो किस टाइप का होता है, थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। और स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है और दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करें, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो और 8 मीटर ऊंचाई है, मान लेते हैं कि यहाँ तक, ठीक है। और ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी की लंबाई आपका ये हो गया, ठीक ना। तो अभी इसको थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा दूसरा बना लेते हैं, फिगर हम दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपका हो गया 8 मीटर, ठीक है। और सीढ़ी की जो लंबाई हो गया वो कितना हो गया, 10 मीटर। और पूछ रहा है कि इसका ये शेप क्या होगा, क्या होगा, शेप क्या होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा समझिएगा हम क्या बात बताना चाह रहे हैं। तो अभी हमने जो फिगर बनाया है आप ये देख सकते हैं, ठीक है।
कि ये जो है इसकी लंबाई जो है वो कितना है 10 मीटर है, ठीक ना। और जहां खिड़की तक पहुंचती है इसकी लंबाई कितना है 8 मीटर है। कभी भी घर में आप देखिएगा जहां भी आपका सीढ़ी बनता होगा तो सीढ़ी इस टाइप के बनता है, वो कर्ण का शेप हमेशा होता है, मतलब ये कह सकते हैं हमेशा वो ढलान होता है, मतलब ढाल टाइप का होता है। तो जो ढाल टाइप का होता है तो आप वहां पर इमेजिनेशन कर सकते हैं, जैसे कहीं भी पोल होता है, जैसे पोल से वो तार खींच के लाते हैं तो पोल तो सीधा होता है, अगर हम तार को खींच के ऐसे लाएंगे तो आप हमेशा एक ही चीज का इमेजिन कीजिएगा, एक ही चीज का फिगर का इमेजिन कीजिएगा, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज का भी नाम दे सकते हैं। और समकोण त्रिभुज आपको कहना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, चाहे आप पेड़ देख लीजिए, चाहे अगर हम किसी दूरी को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है। ये क्या है आपका सीढ़ी है, क्या है सीढ़ी, हम यहाँ पर सीढ़ी कर देते हैं, ठीक ना। सीढ़ी, ये सीढ़ी है, क्या है सीढ़ी है, ठीक है। और 8 मीटर इसका नाम दे देते हैं कि ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी, और यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से हल में मान लेते हैं कि माना माना कि सीढ़ी सीढ़ी हम दिखा दिए, चाहे तो आप ये खिड़की दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो माना क्या त्रिभुज क्या ए बी सी में ले लेते हैं, जिसमें कोण आपका बी है, जिसमें कोण बी है वो कहना पड़ेगा 90 डिग्री। हमने मान लिया है कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण जो बनता है वो 90 डिग्री है, ठीक ना। और आपका इसमें जो AC है वो क्या है, AC आपका 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर आपका दिया है, ठीक ना। और आपका जो AB है, AB क्या दिया है आपका 8 मीटर। आप इसी को ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो मेरे जो पैर से जो नीचे कोण बनता है और हमेशा एक समकोण बनता है, क्या बनता है समकोण, मतलब 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। चाहे आप पेड़ देख लीजिए, पोल देख लीजिए, या कोई भवन देख लीजिए, ठीक है ना। आइए यहाँ से BC बराबर वाट। अब यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा कि ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी अपने कौन सा मतलब प्रमेय पढ़ के आए हैं, उस प्रमेय से कौन सा फॉर्मूला निकल के आया है और हमें कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखो ये कह रहा है ना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो आपको पता है कि जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है, जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है अंदों शेष भुजाओं के क्या होती है, अंदों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है। आप जरा समझिए कि बराबर होगी, तो यहाँ पर जो AC दिया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं PT, PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में भी हम बोल सकते हैं, ठीक ना। आइए तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे और AB का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है 8 का स्क्वायर दिया है, और BC का जो वैल्यू दिया है वो नहीं दिया है, मतलब वही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जहां सीढ़ी टच कर रहा है, जहां पर सीढ़ी टच कर रहा है और जो ये खिड़की है तो इसका दूरी पूछ रहा था कि इसका दूरी क्या होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो मैंने क्या मान लिया BC, ठीक ना। तो आप क्या देखोगे कि 10 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 100, और 8 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 64, क्या होता है 64 होता है, ठीक ना। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ये 64 को उधर भेजेंगे तो 100 माइनस क्या 64 और बराबर क्या BC का क्या स्क्वायर। 100 में से 64 गया, कितना बचा 36, और यहाँ पर बचा BC का क्या स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 36 बराबर क्या BC, और BC का जो वैल्यू आएगा दो चीज आएगा प्लस माइनस 6 मीटर। अब ये आपको तय करना है कि जो सीढ़ी होती है इसकी जो लंबाई होती है हमेशा एक धनात्मक में होता है, मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट दो आया है, एक प्लस में और एक माइनस में, लेकिन हम रिजल्ट को हमेशा किस में लेंगे, यानी सीढ़ी की लंबाई, सॉरी सीढ़ी और जो खिड़की है उन दोनों के बीच की लंबाई जो होगी वो क्या होगी 6 मीटर होगी। तो हमें विश्वास है कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का हम लोग मतलब प्रयोग कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन अभी हम आपके सामने लाते हैं, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगला प्रश्न आप देखिए, और अगला प्रश्न थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ही अच्छा
प्रश्न है। आप प्रश्न पढ़िए, आपको हम समय दिए हैं, प्रश्न पढ़िए कि प्रश्न में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, ठीक ना। आइए प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न में लिखा है कि खंभों की दूरी, मतलब खंभों की दूरी 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे एक समतल, मतलब खंभों की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब दो खंभा है, ठीक है, खंभों की दूरी पर प्रश्न दिया है। किस पर प्रश्न दिया है, मतलब ये प्रश्न जो दिया है, सॉरी, ये जो प्रश्न दिया है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न यहाँ से लिखा है, आप प्रश्न को आप पढ़िए, आप प्रश्न को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है, 6 मीटर, क्या लिखा है, 6 मीटर और 11 मीटर। आपके पास दो पोल है, 6 मीटर और 11 मीटर, ठीक है। हम 6 मीटर 11 मीटर को लेकर चलते हैं, ठीक है। 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे एक समतल भूमि पर खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, हम जिस भूमि पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, इस भूमि का शेप कैसा है, तो समतल है। इस समतल पर, इस पृथ्वी पर सारे लोग इसी भूमि पर खड़े हैं, चाहे पेड़ हो, मकान हो, चाहे जो भी चीज कह सकते हैं, चाहे पोल हो, उसका एक आप देखिएगा कि वहां पर जो कोण बनता है, वो कोण जो होगा वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। और आपको पता है कि जहां पर 90 आ गया और जिस त्रिभुज में 90 बन गया, तो आपको वहां पर एक ही प्रमेय आएगा जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय इतना इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि अभी हम क्वेश्चन जो बताएंगे, ये बनाएंगे, तो आपके दिमाग में चलेगा कि यहाँ थेल्स तो आने की कोई संभावना नहीं बनता है। आइए क्या प्रश्न में लिखा है कि 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे एक समतल भूमि पर खड़े हैं। तो हम दो खंबा बनाते हैं। पहला तो खंबा बनाते हैं, मतलब पहला खंबा बनाते हैं हम, कितना मीटर का बनाते हैं, पहला हम खंबे बनाते हैं 6 मीटर का। कितना मीटर बनाते हैं, 6 मीटर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 6 मीटर का पहला खंबा है। क्या है, 6 मीटर का पहला खंबा है। और एक खंबा जो है, एक खंबा जो है वो 11 मीटर का एक खंबा है। चल हम यहाँ से 11 मीटर का एक खंबा और बना लेते हैं। आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर जो दो समतल आप देख रहे हैं, यही आपका क्या है, समतल, यही है समतल क्या, भूमि। ये समतल भूमि है, ये समतल भूमि है, ठीक है, ये समतल भूमि है। मतलब ये 6 मीटर का हो गया, और ये जो लंबाई है ये कितना मीटर का हो गया, 11 मीटर का लंबाई आपका हो गया। आइए, मैंने बोला है 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे एक समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचला सिरा, ठीक है, यदि इनका निचला सिरा, देखो एक पाद बोलते हैं जिसे हम बॉटम पॉइंट भी बोलते हैं, निचले सिरा के बीच की दूरी 12 मीटर है। मतलब इन दोनों का जो दूरी है वो कितना मीटर का है, 12 मीटर का दूरी है, ठीक ना। तो फिर पूछ रहा है कि इनके ऊपरी सिरा, मतलब ये ऊपरी सिरा, ये और ये ऊपरी सिरा, ये तो इनके बीच का दूरी आपको ज्ञात करना है। अब इसी में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये बन गया क्या, पता है, ये बन गया आपका आयत। और आयत जो होता है, इसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अब यह सोचिए कि अगर ये 12 होगा तो फिर ये कितना होगा, फिर ये भी 12 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, दम होगा। अगर ये 6 होगा तो फिर ये कितना, यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो ये 6 मीटर होगा। अगर ये 6 होता है तो फिर ये कितना मीटर होता है, ये होता है आपका 5 मीटर होता है। कितना मीटर होता है ये, 5 मीटर होता है। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक ना। अब मेरा शेप बन चुका है, शेप को थोड़ा सा समझ लिया जाता है। शेप आपके सामने बना है, चाहे तो आप शेप को ध्यान से देख सकते हैं। आपने क्या देखा कि मैंने एक शेप बनाया जिसमें दो खंबा दिया है। एक खंबा जो है, ये जो चीज देख रहे हैं, ये खंबा है। क्या है, खंबा, ठीक है, खंबा। ये पहला खंबा हो गया 6 मीटर का, और ये जो खंबा है ये दूसरा खंबा हो गया, मतलब पूरा 11 मीटर का दूसरा खंबा हो गया, और इनके बीच का ये समतल भूमि, मैंने इस चीज को दिखा दिया। आइए थोड़ा प्रश्न में देखते हैं, ठीक है।
तो इसका नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक यही हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो ज्यामिति भी कहता है कि एक नेमिंग। आप ये मत सोचिए कि ये मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन, ये आपका ज्यामिति का ये प्रश्न है। तो हम यह क्या करते हैं, हम यहाँ करते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, और इसको बच्चा क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। हमने क्या किया कि मान लिया, ठीक है, माना कि, ठीक है, माना कि। अब हम क्या लिखेंगे, क्या एडी और क्या, एडी और बीई, एडी और क्या बीई दो खंबे हैं, जिसकी 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 ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर क्या है। तो मैंने इस प्रश्न को बहुत ही अच्छा तरीका से लिख लिया कि हमारे पास दो खंबे हैं, एक खंबा आपका 6 मीटर का है और जो दूसरा जो खंबा है वो खंबा आपका 11 मीटर का है, ठीक है। तो हमने माना कि एडी जो है, एडी हो गया और बी, ये दो खंबे हैं जिसकी ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर और क्या है 11 मीटर का है, ठीक है। तो आपने जब खंबा की ऊंचाई माना तो इसमें और हमें क्या क्या जरूरत है वो भी हम इस चीज को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी एक क्या है, आयत है, क्या है, आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। जब आयत होगा तो इसकी आमने सामने की भुजा, मतलब जितना ए डी होगा उतना ही आपका क्या होगा, बी सी, क्या होगा, बी सी। अर्थात ये कितने मीटर का हो गया, 6 मीटर का हो गया, क्या हो गया, 6 मीटर का। इसी तरह आगे भी चलते हैं हम लोग, और यहाँ से ए बी बराबर ए बी बराबर डी सी कह सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, कितना, 12 मीटर, क्योंकि आपका जो ये भुजा है, ये भुजा आपका बराबर है, ठीक है, कहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 6 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। तो तो ये हो गया, ठीक है, 12 मीटर का हो गया, ठीक है। आइए, अब इस प्रश्न में क्या बोला है कि अभी हमें एक त्रिभुज है, आप देख सकते हैं कि आयत में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी लीनियर पेयर होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं, वो कितना डिग्री कोण आता है, 180 डिग्री का क्या करता है, कोण को फॉर्मेशन करता है। तो अगर ये 90 तो फिर 90 होगा। तो इसमें क्या दिया है, आप आएंगे त्रिभुज किसमें, सी डी ई में, सी डी ई में, सी डी ई में, जिसमें जो कोण सी है वो क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। और फिर से वही कहानी आ गया कि यदि किसी त्रिभुज में अगर एक कोण का माप अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पाया जाता है, तो जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अर्थात समकोण त्रिभुज कहा जाएगा तो एक प्रमेय आएगा, जिस प्रमेय को अभी हमने प्रूफ किया है, बार बार यही कह रहा हूं मैं, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। और ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये पाइथागोरस प्रमेय आया कैसे। तो पहले तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि हमारे पास जो ये त्रिभुज जो दिया है, आप हम डॉट डॉट करके लाइन दिखा रहे हैं, अभी आपके पास जो त्रिभुज बन के आया है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है कि ये जो त्रिभुज है, ये क्या त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज जहां भी होता है बच्चा, तो समझ लीजिए कि एक प्रमेय लगता है, जिसका नाम है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे हम लोग बोलते हैं पीटी बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पता है ना, कि 90 के सामने वाली भुजा, 90 की सामने वाली जो भुजा होगा वो क्या होगा, डीई होगा, क्या होगा, डीई। तो अभी हम इसको देखेंगे कि इसमें जो ये जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय को हम यूज करते हैं।
आपको बच्चे पता होना चाहिए कि अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला एक समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डी का स्क्वायर। क्या लिख दिया, डी का स्क्वायर। और यहाँ पर फिर हमारा क्या बचा, सीई। क्या बचा, सीई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीई का क्या, स्क्वायर। और फिर हम लिखेंगे क्या, सीडी का क्या, स्क्वायर। तो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो डी है इसका स्क्वायर करेंगे, और जो सीई है वो कितना है, 5 का स्क्वायर, और सीडी जो है वो कितना है, 12 का क्या, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। और फिर इसी प्रकार हम डी करते हैं, डी का स्क्वायर करते हैं, तो 144 और 125 कितना होगा, 169। और डी जो है, अगर हम रूट को उधर, स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो 169। और डी के जो लंबाई आएगा वो क्या आएगा, 13 मीटर। ठीक है, क्या आएगा, 13 मीटर। 13 मीटर आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमको क्या पता चला कि जो दो खंबा है उनकी जो बीच की जो दूरी होती है, मतलब इस प्रश्न के अनुसार उनकी जो लंबाई है, मतलब वो कितनी मीटर है, वो 13 मीटर है। कितने मीटर है वो, 13 मीटर, मतलब ये 13 मीटर है। तो ये प्रश्न आसान था। मैंने क्या किया, एक माइंड में मैप बनाया कि हमें क्या मापना है। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, अगर इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं तो ये बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ से हमको ये मिल जाता है, और यहाँ से इसमें से पूरा में से अगर ये माइनस करते हैं तो ये मिल जाता है। जब ये दो भुजा मिल गए तो हम समकोण त्रिभुज में जो प्रमेय यूज होता है उस प्रमेय की मदद से हम क्या करेंगे, तीसरा भुजा भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या लिखा है कि एक व्यस्त चौराहा है, कहीं भी आप देखे होंगे जहां पर चरमोहन होता है, कहीं भी बड़े बड़े शहरों में यातायात को देखने के लिए, यातायात को निगरानी करने के लिए 15 मीटर ऊंचाई के एक पोल पर वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरा आप अपने शहर में देखे होंगे, लगा होगा, कभी पोल पर लगा होगा तो पोल इस टाइप का होगा, और फिर इस टाइप का पोल होगा। तो मतलब हमको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ता है कि कहाँ पर 90 डिग्री मतलब बनता है। ठीक ना, तो लिख लेंगे, एक व्यस्त चौराहे पर यातायात की निगरानी के लिए 15 मीटर ऊंचे एक पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। ठीक है, कैमरा लगाया गया है। कैमरा से सीधे सुरक्षा तार को जमीन पर एक खूंटे से बांधा गया है, मतलब एक खूंटे से बांध दिया गया है ताकि पोल ना गिरे। ठीक है, वही प्रश्न अभी जो मैंने एक सीढ़ी वाला प्रश्न बताया था, उसी प्रश्न को अभी हम लोग ठीक हूबहू यही प्रश्न है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न के बारे में, मैंने इस प्रश्न के बारे में चर्चा किया था, जैसे ये प्रश्न अभी बनाए थे सेम टू सेम वही प्रश्न है। और अभी हमने जो चर्चा किया था ये प्रमेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, और ये हो गया आपका ठीक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। और अब जो हम आपको बताना चाहते हैं, अभी हम जो आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है ना, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा उस पर जानेंगे, और हमें क्या क्या जरूरत थी पढ़ने का इस चैप्टर में। पहले तो चैप्टर में हमने जितना प्रमेय पढ़ाया है, एक एक प्रमेय आपको प्रूफ करने आना चाहिए विद कथन। जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं होता है, या आप ऐसे ही रट्टा मार के प्रूफ करते हैं, तो वो कुछ समय के लिए आपके पास रहता है, फिर वो समय धीरे धीरे जैसे खत्म होगा, आपका पढ़ा हुआ भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, तो हमने जो पढ़ा था इसका नाम था थेल्स। क्या पढ़ा था, थेल्स। आपको याद होगा थेल्स प्रमेय में। ठीक है, फिर हमने जो दूसरा पढ़ा था वो क्या था, थेल्स का विलोम। क्या था, थेल्स का विलोम हमने पढ़ा था। ठीक है, थेल्स का विलोम हमने पढ़ा था। फिर हमने तीसरा क्या देखा, वो समरूपता की कसौटी। क्या देखा, समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी। ठीक है, कॉस समरूपता की क्या, कसौटी, समरूपता की कसौटी। इस कसौटी में क्या क्या था आप देखे होंगे, पहला ए था, दूसरा इसके बाद ए से एस था, और तीसरा जो था वो एस 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 था। मतलब आप समझ सकते हैं, समरूपता की कसौटी ये हो गया, थेल्स का विलोम ये हो गया, अब फिर थेल्स आपका ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या चर्चा किया था, बस इस पे
हमने एक चर्चा प्रमेय किया था कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, आप तो मैंने बताया ही था कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रमेय संख्या 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 और ये जो 6.6 और अभी हमने आज जो चर्चा किया था जिसके बारे में कल की क्लास में हमने चर्चा किया था पाइथागोरस, ये 6.7 और पाइथागोरस का जो विलोम था मतलब अपोजिट कर सकते हैं 6.8। तो इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें एक त्रिभुज था, क्या था, त्रिभुज था। इसमें एक रेखा जो था वो तीसरी भुजा की समानांतर थी। मान लो ये DE हो गया, ये A हो गया, ये भुजा समानांतर था और हमें क्या प्रूफ करना था, आपको ADB और AC। तो आपको प्रूफ करना था कि ये जितना भुजा होगा वही सेम टू सेम अनुपात ये होगा। लेकिन इसमें क्या था कि ये एक त्रिभुज है, इसका दो भुजा एक ही अनुपात में बांटता है, तो प्रूफ कीजिए कि वो जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा क्या होगी, मतलब ये समानांतर होती है। और इसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि ये ए की कसौटी, ए की कसौटी, एस की कसौटी और एस। और इसमें हमने क्या प्रूव किया था कि अगर आपके पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज मतलब ये दो त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज क्या DEF है, तो इसकी जो संगत भुजा होगी, इसके जो क्षेत्रफल होंगे उनके अनुपात और उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रमेय हमने पढ़ाया था और ये हमने बताया था कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण समकोण है, तो इसमें जो प्रमेय हम लोग लगाते हैं, इस प्रमेय को हम लोग बोलते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। मतलब ये कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। और इसमें क्या था कि ये चीज दिया हुआ था और हमें इसमें ये चीज प्रूव करना था। तो बच्चों देखो, पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जितना भी त्रिभुज में क्लास चला है, आगामी क्लास चला है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और रहा बात प्रश्न का, ये प्रश्न आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लोग ये सोचोगे कि सर सबका सब आप प्रश्न बना दोगे, तो ये प्रश्न हम कतई नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय का भी थोड़ा सा अभाव है और भी चैप्टर है और भी टीचर लोग हैं, तो सबको थोड़ा समय देखना पड़ता है। तो अब जो अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक आपका बता दिया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। और जैसे कि आज का जो सेशन है, ये सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। जस्ट थैंक यू।